देवेंद्र, दौसा से नाम साफ हो गया है, कन्हैयालाल मीणा उधर से सामने से कांग्रेस के प्रत्याशी भी होंगे। और अब जो एक तरह से कहें कि विधानसभा सीट को अगर देखें तो कांग्रेस की यहां पर जीत हुई थी, बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव में भी काफी कंपैरेटिवली कम अंतर से यहां पे जीत मिली थी। कैसा मुकाबला हो सकता है, जरा दर्शकों को बताइए। अब कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी और उसके अलावा कोई और प्रत्याशी भी ताल ठोक सकते हैं क्या वहां से? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी ने वो अपना चेहरा क्लियर कर दिया है कन्हैयालाल मीणा के रूप में। तो वो कांग्रेस से भी जो मुरारी लाल मीणा है उनको चुनाव मैदान के अंदर उतारा है। कांग्रेस पे दाव खेला है मुरारी लाल मीणा पे, जो वर्तमान के अंदर विधायक है और 4 बार के विधायक जीत चुके हैं। वहीं आप बात करें कि कन्हैयालाल मीणा की बात करें, जो भाजपा से जो छठी लिस्ट बीजेपी की जा रही है, उसके अंदर जो ये भी 4 बार के विधायक रहे हैं कन्हैयालाल मीणा भी। और जो बीजेपी और कांग्रेस के अंदर यहाँ पर कड़ा मुकाबला होगा। वैसे मैं आपको मनीष बता दूं कि जो दौसा जो सीट है वो चर्चित सीट है। यहाँ पर ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ से पहले दिग्गज जो चुनाव है, जैसे राजेश पायलट है, सचिन पायलट है, रमा पायलट है, पंडित नवल किशोर है, यहाँ से जो बड़े चेहरे हैं वो चुनाव लड़ा करते थे। और आप पिछली बार के अगर चुनाव माने 2014 का और 2019 का जो चुनाव है वो भाजपा ने सेंध लगाकर जीता। और कम अंतर से 2019 के अंदर जो जसकोल मीणा है वो उन्होंने जीत दर्ज की थी। अब कड़ा और संघर्ष का मुकाबला है। वैसे जो निर्दलीय जो बागी प्रत्याशी है, जो टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से, नरेश मीणा, वो भी ताल ठोक रहे हैं। अब देखते हैं कि कब ये जो नामांकन की डेट कल है, आखिरी दिन है, देखते हैं कि कितने नॉमिनेशन फॉर्म आते हैं। वैसे भाजपा और कांग्रेस से दोनों ने चेहरे क्लियर कर दिए। जी मनीष। जी जी, निश्चित रूप से। अब बने रहेगा देवेंद्र। वीरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इसके पास हमारे पास साथ। वीरेंद्र, 2 और नाम साफ हो गए बीजेपी की तरफ से, जिस तरह से अभी देवेंद्र बता रहे थे कि मुरारी लाल मीणा के सामने कन्हैयालाल मीणा। हालांकि सीट जो है विधानसभा में कांग्रेस के खाते में गई थी और एक गढ़ है, कांग्रेस का काफी मजबूत ग्राउंड है यहाँ पर, क्योंकि सचिन पायलट का प्रभाव है, उनके पिताजी का प्रभाव रहा। और वहीं पर इंदु जाटव को भी करौली धौलपुर से टिकट दिया गया है। क्या आपके सोर्सेस कह रहे हैं कि क्यों ये पसंद बने हैं कन्हैयालाल मीणा और इंदु जाटव? क्या कुछ अंदर की खबर? देखिए मनीष, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से इसके अंदर सूची के अंदर आपने देखा होगा कि 2 नाम आए हैं। 2 नामों के अंदर दौसा से है कन्हैयालाल मीणा है, उनका नाम है, और करौली धौलपुर से जो है इंदु देवी जाटव, यानी जो ये दोनों नाम आए, कहीं ना कहीं बीजेपी, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हम पहले भी अपने दर्शकों को बता रहे थे कि इस बार के चुनाव के अंदर 1 से अधिक महिलाओं को यहाँ पे बीजेपी मौका देगी। यानी अब जो कुल मिला के जो महिला जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उसमें टोटल संख्या हो गई है 5। तो कहीं ना कहीं बीजेपी महिला वर्ग को साधने के लिए, महिला वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी अब महिलाओं को जिस तरीके से प्रत्याशी बनाई, कहीं ना कहीं उसका फायदा भी मिलेगा। लेकिन अब अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी बताया कि जो ये करौली और ये धौलपुर जो इलाका आता है, उसके अंदर आप देखेंगे कि जातीय समीकरण भी काफी महत्वपूर्ण होता है वहां पे, और जो वहां पे आप देखेंगे कि क्षेत्रीय समीकरण है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो लिहाजा उस चीज को ध्यान में रखते हुए बीजेपी पूरी अपनी रणनीति के तहत अपने प्रत्याशियों को उतार रही है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इसके अंदर आपने देखा होगा कि इंदु जाटव, जो कि इंदु जाटव है वो आपने देखा होगा कि इंदु जाटव है वो पहले जो कह सकते हैं कि आप देखेंगे कि इंदु जाटव है वो करौली धौलपुर से अपने प्रत्याशी बनाया। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि जो लगातार जिस तरीके से बीजेपी अपनी एक माइक्रो लेवल की जो मैनेजमेंट है या फिर जो रणनीति रहती है उसके तहत पूरा काम कर रही है। लेकिन एक चीज और है कि जो वहीं कांग्रेस भी अपने नए चेहरों के ऊपर दाव खेल रही है। इसके अंदर आपने देखा होगा कि अगर कांग्रेस की सूची में आप देखते हैं तो लगभग 21 से 22 जो नाम हैं वो नए चेहरे उतारे हैं कांग्रेस ने। तो इसके अंदर गठबंधन हो या फिर तमाम जो उसके कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, वहां पे भी आपने देखा होगा कि जो उनके सहयोग से जो कांग्रेस है वो वहां पे जीतने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी भी इस चीज में पीछे नहीं है। बीजेपी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अपने जो मैनेजमेंट रहता है, जो रणनीति रहती है, चाहे क्षेत्रीय हो चाहे वहां की जातीय हो, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशी का चुनाव करती है और उसी को चुनावी मैदान में उतारती है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट जो अंतिम तिथि है
वो 27 मार्च है नामांकन की, तो उससे पहले इन प्रत्याशियों का नाम घोषणा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पहले जो चरण के अंदर जिन जिलों के अंदर जिन लोकसभा सीटों पे चुनाव होने हैं उसके अंदर श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण दोनों है, अलवर, भरतपुर और दौसा, करौली, धौलपुर, यानी इन सीटों के ऊपर पहला जो वोटिंग होगी वो इन्हीं जिलों के अंदर होगी पहले चरण के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसमें स्क्रूटनी की, तो स्क्रूटनी है वो 28 मार्च तक की जाएगी। इसके अलावा 30 मार्च को नाम वापसी ले सकते हैं। इसके साथ साथ मतदान की अगर बात की जाए तो 19 अप्रैल को यहाँ पे पहले चरण के मतदान होंगे और जो मतगणना है वो 4 जून को जो मंगलवार का दिन रहेगा उस दिन की जाएगी। और लगातार बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो लगातार राजस्थान के अंदर दावा कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर एक बार फिर से 25 की 25 सीटें हैं बीजेपी जीत कर जो केंद्र की जो मोदी सरकार है उसकी झोली में डालेगी और फिर से जो मोदी सरकार है उसके बनाने में सहयोग देगी। वीरेंद्र, साथ आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी अपने हाँ वीरेंद्र बने रहेगा। एक सवाल देवेंद्र से ले लेते। देवेंद्र, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये दर्शकों को ये भी बताना जरूरी हो जाता है क्योंकि दोनों जो सीटें हैं दोनों से सिटिंग एमपीज के टिकट काट दिए बीजेपी ने। जसकौर मीणा और मनोज राजौरिया दोनों के टिकट कटे और इस बार मीणा वर्सेस मीणा, जाटा वर्सेस जाटा, एक तरह से कहें दोनों सीटों पर मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच में साफ है। क्या वजह मानते हैं आप जसकौर मीणा का टिकट कटने के पीछे और करौली का टिकट कटने के पीछे, जो सिटिंग एमपीज हैं उनकी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दौसा जो लोकसभा सीट है ये एसटी रिजर्व सीट है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये कि मीणा समाज से ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो एसटी के अंदर जो मीणा जो वोटर्स है वो उनको उतारा है। बात करें अपन जसकौर मीणा की उनका टिकट काटा गया वर्तमान के अंदर। जो सर्वे जो रिपोर्ट के आधार पे था, उनका जो फीडबैक था जसकौर मीणा का वो कहीं ना कहीं सर्वे के अंदर नहीं था और जो फीडबैक नहीं जाने से जो वर्तमान में जो एमपी थे जसकौर मीणा, उनका टिकट काटा गया, सर्वे के आधार पर टिकट काटा गया। लेकिन जहां आप बात करें कि लोकसभा जो इलेक्शन है ये दौसा का, ये हॉट सीट मानी जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रतिनिधि जो सवाल खड़ा हुआ कि जो सचिन पायलट है उनके सबसे जो करीबी जो नेता माने जाते हैं मुरारीलाल मीणा, जो गहलोत सरकार के अंदर मंत्री भी रहे थे और 4 बार के विधायक भी है। अब जो सचिन पायलट है उनकी जो ये पूरी जो परिवार पायलट परिवार है उसका यहाँ पर गढ़ माना जाता है दौसा जिला। और जो कांग्रेस का भी गढ़ है तो पायलट जो सचिन पायलट है उनकी प्रतिष्ठा इसमें दांव पर लगी, उनके करीबी यहाँ से चुनाव लड़ रहे। कांग्रेस किसी भी हाल में ये सीट को नहीं हारना चाहती, लेकिन बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है जहां से कन्हैयालाल मीणा को टिकट देकर अब चुनाव मैदान में उतारा है। बिल्कुल देवेंद्र, एक बड़ी अहम बात यह है कि जसकौर मीणा क्या कमजोरियां रही उनका टिकट कटने के पीछे, क्योंकि खुद महिला कैंडिडेट थी वो, वैसे भी दावा मजबूत बनता है इस तरह से बीजेपी महिलाओं को ज्यादा इस बार प्रमोट करती दिखाई पड़ रही लोकसभा सीटों में। क्या आपको स्थानीय कार्यकर्ताओं से बात हुई, क्या कमजोरी रही उनकी जिसकी वजह से उनका टिकट कटा? बिल्कुल, जसकौर मीणा है जो जिनका आप बात करें कि टिकट कटने के पीछे जो कार्यकर्ताओं में उनमें नाराजगी भी थी स्थानीय। जब बात करें कि जो विधानसभा बांधी हुई है उनके कई जो काम थे उनको लेकर भी कार्यकर्ता नाराज थे। कहना है कार्यकर्ताओं का, जो बातचीत हुई है उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो जसकौर मीणा है वो कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं देने के कारण कहीं ना कहीं उनका जो टिकट है और जो फीडबैक गया है वो कहीं ना कहीं पार्टी के पास, भाजपा के पास गया है। वो फीडबैक के अंदर कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होने के कारण और जो काम है, जो अधूरे काम है, जो वादे किए थे जनता से, वो काम पूरे नहीं हुए, जिसको लेकर जसकौर के खिलाफ नाराजगी थी। सर्वे रिपोर्ट के अंदर जसकौर मीणा के लिए काफी जो भाजपा के कार्यकर्ता उनने भी नाराजगी थी। जी मनीष। जी निश्चित रूप से जो अब करौली से थे वो भी प्रत्याशी बदले गए हैं। वीरेंद्र, आपको क्या लग रहा है कि दोनों जगह से प्रत्याशी बदलने के पीछे क्या किसी माइक्रो लेवल पर फीडबैक के साथ में बीजेपी लगातार काम करती दिखाई पड़ रही है चुनाव में? क्योंकि तीसरी लिस्ट है और गिन कर प्रत्याशियों के नाम रिलीज कर रहे हैं और ये वाली लिस्ट तो एकदम नॉमिनेशन के आखिरी डेट से एक दिन पहले। देखिए मनीष, जिस तरीके से हम लगातार अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि बीजेपी पूरी माइक्रो लेवल का जो एक रणनीति रहती है उसके तहत काम करती है और इसके अंदर आप देखेंगे कि कई ऐसे जो मौजूदा जो सांसद हैं उनके टिकट काटे जा रहे हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो ये दोनों सीटों पे अगर मैं बात करूं, वर्तमान जो सांसद हैं उनके टिकट काट कर नए चेहरों को यहाँ पे जो उतारा है मैदान में, तो बीजेपी पूरी एक जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए, जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि इन जो
कन्हैयालाल मीणा है, उनके सामने आपने देखा कि जिस तरीके से मीणा वर्सेस मीणा जो आपसे में जिस तरीके से आपने देखा है कि ये अपने प्रत्याशी दोनों ही दलों ने मीणा जाति के जो अपने प्रत्याशी बनाए उतारे हैं, वो कहीं ना कहीं दोनों ही दल असमंजस की स्थिति में है कि किस तरीके से इस सीट पर फतेह हासिल करनी है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि अगर वर्तमान सांसदों की बात की जाए तो वर्तमान सांसदों का जिस तरीके से फीडबैक जो उनके कार्य करने की जो 5 साल के अंदर उन्होंने कार्य किया है, उनके कार्यों का जो फीडबैक है वो केंद्रीय नेतृत्व के पास गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का जो चुनाव किया और नए चेहरों को यहाँ पे मौका दिए। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंदु देवी जाटव की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जाटव वर्सेस जाटव यहाँ पे दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जातीय फैक्टर भी काम कर रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि क्षेत्रीय फैक्टर है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते दोनों चीज़ों की जो तालमेल है उसको बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल बनाते हुए अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है और किस तरीके से जो ये लोकसभा की सीटें हैं वो उन पे फतह हासिल करनी है, उन चीज़ों के ऊपर भी पूरा दोनों ही दलों के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल। और ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि अगर एक महिला का टिकट काटा तो उसका कॉम्पनसेट करने के लिए दूसरी सीट से महिला को ही टिकट दिया गया है। देवेंद्र, जसकौर मीणा का टिकट कटा, इंदु देवी को दे दिया करौली से, मतलब वो बैलेंस भी बरकरार रखा है कि किसी महिला का टिकट कटने की को लेकर पार्टी में भी आलोचना नहीं हो, काम भी सज जाए और जो फीडबैक है उसके आधार पर टिकट भी बदल दिया जाए। बिल्कुल, जो पहले जो दौसा से जो सांसद थी जसकौर मीणा, उनका टिकट काटकर अब धौलपुर की और जो महिला को टिकट दिया गया है वो कहीं ना कहीं महिला जो उम्मीदवार थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दौसा लोकसभा सीट है उसके अंदर काफी कड़ी मशक्कत के बाद ये जो टिकट है वो टिकट फाइनल हो पाए हैं। जी जी जी, अब आप रहिएगा, पुष्पेंद्र लवानिया के पास रुख करेंगे, हमारे करौली के सहयोगी। पुष्पेंद्र, टिकट बदलकर इस बार इंदु देवी जाटव को देना, क्या मायने निकाले जा रहे हैं स्थानीय स्तर पर? क्या स्थानीय लोग नाराज थे सिटिंग एमपी से? क्या वजह रही? शायद कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से रुक कर लेते देवेंद्र का। देवेंद्र, जिस तरह से बात कर रहे थे, जो इक्विलिब्रियम बीजेपी बनाकर चल रही है कि एक महिला को टिकट काटा, दूसरी जगह एक महिला को टिकट दिया और वहां पर कास्ट इक्वेशंस के हिसाब से एक कैंडिडेट भी फिट कर दिया, तो बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी काम करती दिखाई पड़ रही है अब तक। और जो अब कहें कि नॉमिनेशन में एक दिन बचा है, उससे पहले भरतपुर, करौली और दौसा दोनों सीटों पर प्रत्याशी साफ हो गए और दोनों जगह टिकट काट दिए गए हैं। क्या करौली सीट का क्या फीडबैक रहा आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो करौली जो सीट का जो करौली के अंदर है, बल्कि जो भाजपा है और कांग्रेस है, दोनों ने सोच समझ कर ही टिकट दिया है। दोनों बिल्कुल मानना चाहिए, सर्वे के आधार पर ये टिकट दिए गए हैं। वैसे ही बात करें कि दौसा लोकसभा सीट की भी, तो दौसा लोकसभा के अंदर भी आपने देखा होगा कि कल अंतिम दिन है नामांकन का। उसके बाद उससे एक दिन पहले बीजेपी ने टिकट फाइनल किया है और जो प्रत्याशी है वो उसकी घोषणा की है कन्हैयालाल मीणा के रूप के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो दौसा और जो करौली है उसका जो कहीं ना कहीं जो एक मान सकते हैं कि पेच फंसा हुआ था। दोनों ही इस सीट पर, उधर से एससी है और इधर से बात करें कि एसटी है। कहीं ना कहीं जो दौसा लोकसभा का जो क्षेत्र है और दो पास में सीमावर्ती है धौलपुर, ये करौली का, इसके अंदर कहीं ना कहीं जो वोटर्स का इफेक्ट है वो पड़ेगा, कहीं ना कहीं असर फर्क पड़ता है। बिल्कुल। अब पुष्पेंद्र लवानिया हमारे साथ हैं। देवेंद्र, उनका रुख करेंगे। पुष्पेंद्र, अगर अब तक ऑडियो सही पहुंच रहा है तो जरा बताइए, सिटिंग एमपी का टिकट काटना, मजबूत एमपी का टिकट काटना और उसके पीछे एक महिला को टिकट देना और सीट बदल देना, क्या मायने, किस तरह का स्थानीय स्तर पर क्या विरोध रहा और इंदु देवी के पक्ष में क्या खास बात है? जी देवेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये पुष्पेंद्र से शायद कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है अब तक। अगर आवाज आ रही है वीरेंद्र, जरा आप जवाब दीजिएगा। मनीष, एक बार सवाल अपना दोबारा। जी जी, सवाल ये है वीरेंद्र, बड़ा जो जनता जानना चाहेगी कि एक सिटिंग एमपी का दोनों जगह से टिकट काटना, जिस तरह से देवेंद्र ने दौसा का बताया, आपसे मैं जानना चाहूँगा करौली धौलपुर सीट जो एक सीमावर्ती सीट है, एसटी सीट है,
इंदू देवी जाटव को टिकट देना, मनोज राजौरिया का टिकट काट देना, क्या खास बात रही होगी, क्या कमजोरी रही सिटिंग एमपी की, और इंदू देवी के पक्ष में क्या ताकत उनकी रही टिकट पाने के पीछे? देखिए मनीष, जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि जो ये वर्तमान सांसदों के जिन जिन के टिकट कटे हैं उसके पीछे की मुख्य वजह यही है, उनके जो पिछले 5 साल के जो कार्य किए गए हैं उनका आंकलन किया गया और उसका जो फीडबैक है वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। उसके बाद ही जो जिस पे विश्वास जताया, जिस तरीके से आपने देखा कि कई ऐसे सांसद हैं जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जो कि केंद्रीय मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल है, ये कई ऐसे नाम हैं जिन पर फिर से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास जताया। तो उसी तर्ज में आप देखेंगे कि उनके जो काम करने का जो तरीका है, 5 साल के अंदर इन्होंने जो जो कार्य किए हैं, क्या प्रॉपर तरीके से केंद्र की योजना बिल्कुल बिल्कुल वही पैमाना लगता है वीरेंद्र, वही पैमाना यदि बड़ी माइन्यूटली से, बिल्कुल समय का अभाव है वीरेंद्र, माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, उस 5 साल के आकलन का आधार पर ही ये सब टिकटें बांटी जा रही होंगी। निश्चित रूप से बीजेपी में बड़ा माइक्रो फीडबैक जिस तरह से आप बता रहे थे लिया जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, देवेंद्र और वीरेंद्र, आपका जुड़ने के लिए।